नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज की बहस का मुद्दा है, देश में विपक्ष की आवाज बना इंडिया क्या डर की राजनीति करता है। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 24 घंटे के भीतर दो बड़ी चीजें हुई हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, देश ने G20 की सफल मेजबानी के लिए दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है और भारत के विपक्षी दलों ने ऐसे बयान दिए हैं जो G20 समिट की आलोचना है। साथ ही ऐसे बयान भी दिए गए हैं जिनके बारे में दावा है कि वो देश में डर का माहौल बना रहे हैं। तो ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो दो खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर देश में इस वक्त क्या माहौल है, G20 को लेकर जो विदेशों से जो नेता है उन्होंने किस तरह से भारत में तारीफ की, और जो देश के नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिए जो लगता है कि G20 समिट की आलोचना है। साथ ही ऐसे बयान भी दिए गए हैं जिनके बारे में दावा है कि वो देश में डर का माहौल बना रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। यही दो तस्वीरें आज की इस डिबेट का टोन सेट करती हैं। एक तरफ सरकार है और दुनिया के ताकतवर देश जो ये कहते हैं कि विरोधों से भरी दुनिया में भारत ने दुनिया की 80% आबादी के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनाने का ऐतिहासिक काम किया है, दूसरों की सीमा में घुसने वालों के सपने तोड़े हैं, दुनिया का संतुलन बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ देश की राजनीति के वो नेता हैं जो इससे उलट बात करते हैं। तो आइए राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल, जिनकी पॉलिटिक्स का कीवर्ड है हिंसा। उद्धव ठाकरे, इनकी पॉलिटिक्स का कीवर्ड क्या है? गोधरा। और लालू यादव, इनकी पॉलिटिक्स का कीवर्ड है अत्याचार। लेकिन इन तीनों के सेंटर में क्या आ रहा है? डर। यही सवाल है कि क्या इंडिया वाले डर की राजनीति कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। सरकार G20 की सफलता का उत्सव मना रही है, लेकिन विपक्ष आरोपों की सियासत में व्यस्त है। सरकार कहती है कि देश में विश्व गुरु की ओर बनने की ओर बढ़ रहा है देश, दुनिया ने भारत को सुना है। विपक्ष कहता है कि यह तो व्यक्ति और विचारधारा विशेष की ब्रांडिंग चल रही है। भारत से 6500 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व से तो कोई मतलब ही नहीं है। सुनिए, उन्होंने कहा, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषदों को पढ़ा है। फ्रांस के पेरिस में जब वो बात कर रहे थे पत्रकारों से, उन्होंने कहा, मैंने कई हिंदू किताबें पढ़ी हैं, किताबों में कहीं भी बीजेपी जैसा हिंदू नहीं है। प्रधानमंत्री चाह लें तो कल हिंसा रुक जाए। वो ये कह रहे हैं। उन्होंने बेल्जियम में कहा कि हिंसा बढ़ी है भारत में, भारत के संस्थानों में बीमारी घुस चुकी है, संस्थानों की तटस्थता खत्म हो चुकी है, भारत की आत्मा पर हमला हुआ है, राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा, बीजेपी आरएसएस लोकतंत्र के लिए खतरा है और मोदी आरएसएस के ये एक हथियार है, ये कहते हुए राहुल गांधी। वैसे आज दिन में एक और बड़ा बयान आया है। यह है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अयोध्या में गोधरा जैसी हालत पैदा कर सकती है। अब आपको दिखाते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। यह कहते हैं बीजेपी गोधरा जैसी हालत पैदा कर सकती है। राम मंदिर के उद्घाटन से लौटते वक्त गोधरा जैसी हालत अयोध्या में पैदा हो सकती है, यह कहा उद्धव ठाकरे ने मुंबई से 400 किलोमीटर दूर जलगांव में। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान गोधरा जैसी हालत पैदा हो सकती है। चुनाव से पहले गोधरा जैसी हालत पैदा हो सकती है। अगले साल जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तब गोधरा जैसी हालत हो सकती है, ये कहते हुए इसका मकसद क्या है, ये डर क्यों दिखाया जा रहा है, ये भी सवाल हम पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा बाबा बासुकीनाथ से विपक्षी दलों के गठबंधन यानी अपने गठबंधन इंडिया की जीत की प्रार्थना कर लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उनके मुताबिक देश में अत्याचार बढ़ गया है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया ही नहीं है, लालू प्रसाद यादव ने कहा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने सिर्फ झूठ बोला है, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। तो ये तीन बड़े नेता हैं इंडिया के, और इन तीनों के बयान एक ही लाइन पर कहीं ना कहीं हैं, डर। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता किशोर तिवारी हैं हमारे साथ, शिवसेना यूबीटी गुट के नेता हैं इस वक्त हमारे साथ डिबेट में। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा अजय उपाध्याय, स्वागत है आप सभी प्रवक्ताओं का। लेकिन अजय उपाध्याय, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ विदेशी नेता करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, कहते हैं ऐसा ऐतिहासिक G20 समिट आज तक नहीं हुआ, और दूसरी तरफ आपके नेता विदेश में जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है भारत में इस वक्त डर का माहौल है,
भारत में वहां के लोगों के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। गौरव जी, पहले तो G20 की जो चली है पूरी तैयारी, जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है वैश्विक स्तर पर, जो हमारे देश में नेता आए हैं और जो एक रूटीन में जो होता है ये, उस प्रक्रिया में भारत ने उसको विश्व नेताओं का स्वागत किया और भारत के लिए ये शुभ संकेत है, अच्छा है। और इसके लिए हमने सबने सरकार को भी, उसमें कर्मचारी जितने लगे हैं उसको भी, और भारत के एक एक व्यक्ति को इंक्लूडिंग आपको भी, आप लोगों ने भी रात दिन सुबह शाम भोर रात सब जगह हमेशा आपने प्रयास किया इस पूरे G20 के मीटिंग को दिखाने का। सबको हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। जहां तक बात राहुल गांधी जी ने कही है, इसमें G20 के मीटिंग का संदर्भ नहीं है, ना ही मोदी जी के किसी वैसे मुद्दों का संदर्भ है जिस संदर्भ को लेकर के आज यहाँ ये डिबेट कर रहे हैं। सच तो ये है कि जब राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें ये बात कह रहे हैं कि कैसे हिंदुत्ववादी जो गोडसेवादी हैं, जो महात्मा गांधी जी को जिन्होंने गोली मारी थी, महात्मा गांधी जी के गोली मारने वाले जो के साथ जो लोग खड़े हैं, जो समर्थक हैं गोडसे के, उनसे कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो पहचान कराने का प्रयास किया जाता है, ये देश के लिए दुखद है, भारतवर्ष के लिए दुखद है, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता के लिए दुखद है। हिंसा की राजनीति, अत्याचार की राजनीति या डर की राजनीति कौन करता है इस देश में? पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से सौहार्द, शांति, अहिंसा, सद्भाव और संवेदनशीलता हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, कहीं ना कहीं उस पहचान को खत्म करने का प्रयास एक विचारधारा विशेष के लोग कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, खुले मन से कहता हूं और पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, जो लोग गोडसे का सपोर्ट इस देश में करते हैं, जो लोग प्रज्ञा ठाकुर का सपोर्ट इस देश में करते हैं, जो लोग गांधी को इस देश में गाली देने का काम करते हैं, वो कभी भी हिंदू धर्म तक हो ही नहीं सकते, हिंदू धर्म का समर्थक हो ही नहीं सकते। हिंदुत्व कभी भी डर नहीं फैलाता, हिंदुत्व कभी हिंसा नहीं फैलाता, हिंदुत्व कभी नफरत नहीं फैलाता। हिंदू धर्म तो संवेदना का, मोहब्बत का, सौहार्द का सीख देता है। और मैं मानता हूं, और हमारे नेता ने भी यही बात कही है कि देश में सद्भाव रहे, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना जो है सिर्फ कहने के लिए नहीं हो, व्यवहार में होना चाहिए। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरा जो कोई भी धर्म कभी लड़ना नहीं। अजय जी, मेरा सवाल तो वही था जो आप शायद समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि एक ब्रांड इंडिया G20 से निकल कर आया और एक ब्रांड इंडिया जो राहुल गांधी यूरोप में पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन मैं अब सुबोध कुमार मेहता जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर मेहता, लालू जी तो कई मौकों पर यह कहते हैं कि हसिया के ब्याहों में खुरपी का गीत काहे गा रहे हो। तो जब G20 का इतना बड़ा माहौल देश में बना हुआ है, जब पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, तो आपके नेता खुद ये हसुआ के ब्याहे में खुरपी का गीत क्यों गा रहे हैं कि देश में अत्याचार बढ़ गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी, देखिए, इसको आप कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। आप जानते हैं G20 एक प्रोसेस का हिस्सा है। उसी प्रोसेस के हिस्सा के तहत आज भारत में G20 को प्रेसिडेंसी मिली। लेकिन आप देखिए, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने G20 के लिए कंट्रीब्यूट किया है, 2008 में उन्होंने जॉर्ज बुश के साथ मिलकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट को इसमें इंक्लूड किया। पहले फाइनेंस मिनिस्टर आते थे। तो लगातार G20 एक थ्रेशोल्ड से अगले थ्रेशोल्ड में मूव कर रही है। और हम सब जानते हैं कि 85% ऑफ द जीडीपी जो है वर्ल्ड का, वो G20 मेंबर्स के जो जितने भी नेशन है उनके साथ है, और 75% की आबादी है। तो इसमें नो डाउट भारत एक यंग देश है, एक कंट्रीब्यूटिंग देश है। और 2013 में G20 के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा हूं प्रोफेसर मेहता, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक जब देश का सम्मान या देश की इतनी बड़ी समिट हो रही हो, दुनिया भर के नेता तारीफ कर रहे हो, उसी वक्त लालू जी को अत्याचार याद आ रहा है, देश में बढ़ गया है। मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, G20 की समिट खत्म हो गई है, और G20 के समिट खत्म होने के बाद जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्याचार, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का दुर्व्यवहार, और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का सौहार्द को खत्म करने की जो बात पिछले 10 सालों में हुई है, उसी बातों को माननीय लालू प्रसाद यादव जी G20 के मीटिंग के बाद भी दोहरा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली के हर चौक चौराहे पे अगर आप देखते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगता है कि ये G20 का सम्मेलन करवा रही है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो हर एक चौक चौराहे पे है। और जो बजट एलोकेटेड था 990 करोड़ का, वो बजट बढ़कर 41,000 करोड़ हो गया। और अलग अलग शहरों में हुआ उसका तो बजट का। तो अब देखिए, लालू प्रसाद, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर मेहता, लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी नहीं है।
और मैं बता दूं 41,000 करोड़ का कोई फिगर है ही नहीं जिसको आप कोट कर रहे हैं यहाँ पर। शायद आप कुछ 4100 को 41,000 से यहाँ कहीं कुछ आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं हाँ 4100 करोड़ 41,000 करोड़ नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा। अभी आप उसका हिसाब अभी राजीव जेटली देंगे कि 900 से 4100 करोड़ कैसे हो गया। लेकिन मैं तो शिवसेना के जो हमारे साथ नेता हैं किशोर जी, उनके पास। किशोर जी, देश राम मंदिर का इंतजार कर रहा है और आपके नेता कह रहे हैं कि गोधरा जैसा एक कांड होने वाला है। ये गोधरा की खबर कहां से आ गई आपके पास? नहीं, देखो, उद्धव जी ने ये बात पहले ही कही थी कि देखो, चंद्रयान के अंदर मोदी जी को लगा कि बहुत कुछ क्रेडिट लेके चले जाएंगे और उनके प्रति माहौल हो जाएगा। और उन्होंने अभी भी लगा उनको कि G20 की सफलता के बाद शायद ये सफलता का मैं क्रेडिट ले लूंगा तो मौसम बन जाएगा। और राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, उसका जब उद्घाटन किया जाएगा उस वक्त उद्धव जी ने कहा कि देश में यह लोग दंगे फैला सकते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में दंगे चल ही रहे। महाराष्ट्र में किसानों को, जातीय मराठाओं के आरक्षण में माहौल बिगड़ा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि देश में अशांति फैली हुई है, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, किसान के आत्महत्या हुई है। और ये सब चीजों के वजह से मोदी जी की विफलताओं को छुपाने के लिए मोदी जी ने जो हथकंडे अपनाए, जैसे नहीं, मतलब तिवारी जी सब कह रहे हैं तो चलो हम भी कह देते हैं, है ना? मतलब ऐसे ही कह दिया कि चलो सब बोल रहे हैं तो धुआं उठ रहा है तो हम भी उसमें, आग जल रही तो हम भी, आग जल रही है तो हम भी हाथ सेक लेते हैं। सतारा में अगर आगजनी हो रही तो गोधराबाजी से आगजनी अयोध्या में हो जाएगी, है ना तिवारी जी? क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी आप? ऐसे शक के आधार पर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री, इतने सीनियर पॉलिटिशियन जिन्होंने महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहकर पूरा सूबा चलाया। इतनी मामूली बात है, गोधरा कह देंगे आप किसी को भी? कहीं दंगे हो गए तो उसको गोधरा कह देंगे, गोधरा हो गया। मतलब राम मंदिर बन रहा है, देश में उत्साह है, राम मंदिर लोग देखने जाएंगे तो आप कह रहे जाना मत ना, गोधरा हो जाएगा। आपके पास कोई इनपुट भी नहीं है, बस दंगे हो रहे हैं इसलिए कह दिया आपने। बताइए राजीव जेटली, गोधरा, अत्याचार, झूठ, हिंसा, सारी उंगलियां आपकी तरफ हैं। एक मिनट मैं बोल लेता हूं कि नहीं किशोर जी आइए, मेरे पास एक चार्ट है, अगर आ रहे हैं बोलिएगा, आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। पहले आप राजीव जेटली का डिजिन्फो लैब करके, गौरव भाई, एक डिजिन्फो लैब करके एक मेरे पास चार्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो शायद आपका भी सर चकरा जाएगा अगर आप कैमरामैन इसको जूम करें। तो ये चार्ट जो है ना, हमने केमिस्ट्री में भी इतनी उलझे हुए सिस्टम को नहीं देखा था जितना बड़ा चार्ट इन्होंने बनाया है। इसके अंदर पूरे तरीके से बताया गया कि कैसे भारत को बदनाम करना है, उसकी फंडिंग कहां से आएगी, उसके मोहरे कहां से आएंगे, उसके नेता कैसे जुटाए जाएंगे, किस किस जगह पे कैसे कैसे काम किया जाएगा, धर्म के आधार पे कैसे बांटा जाएगा, धर्म के आधार पे कैसे बरगलाया जाएगा, कैसे नेताओं को विदेश में जाना है, विदेश में जाके भारत की बुराई करनी है, कौन कौन से नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसमें अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। और ये कोई चार्ट मेरा नहीं है, ये चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये पब्लिक डोमेन में है। इस डोमेन में बताया गया कि कितना कितना पैसा कैसे कैसे दिया जाता है। बीआरआई का समर्थन करना राहुल गांधी जी द्वारा यूरोप के अंदर जाकर के, वो अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी कितने अंधे हो गए हैं चीन के प्यार में। बीआरआई, जिस बीआरआई को ग्लोबल टाइम्स कोट कर रहा है कि चीन बीआरआई को इनिशिएटिव लेने के बाद चीन के ऊपर कर्जा चलता चला जा रहा है। वो देश जहां से बीआरआई, जहां से सिल्क रोड निकालना चाहते हैं, वो देश कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है। और जो फेल प्रोजेक्ट है चीन का, उसकी अगर तारीफ राहुल गांधी जी जाकर विदेशी भूमि पे कर रहे हैं, और हमारे देश में जब G20 चल रहा है, G20 के बाद एक चाइना जिसने दूरी बनाई G20 से, और दूसरे राहुल गांधी जो विदेश में जाकर के चाइनीज एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि तकलीफ बहुत गहरी है। वो बिहार तक भी जाती है, वो महाराष्ट्र तक भी जाती है, वो विपक्ष के उन नेताओं तक भी जाती है तकलीफ जिन नेताओं की दुकानें बंद हो रखी है, जिनके परिवार सड़कों पर बैठ गए हैं, जिन्हें सत्ता हासिल करके लोगों को लूटने के लाइसेंस मिलते थे, आज वो सड़कों पर बैठे, तो उनकी तकलीफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अरे एक नहीं, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, मुझे बताइए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका, अरे ऐसे ऐसे देश जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूने के लिए तैयार हैं,
वो कह रहे हैं आप अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम हमारे मन में आपका सम्मान है। अरे आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोटी छोटी लाइनें ढूंढते हैं। नहीं, लेकिन सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी सहूलत के हिसाब से इस देश का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। राजीव जेटली, हाँ गौरव जी, सम्मान अगर शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का करते तो शायद ये बात नहीं आती। मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान की बात भी तो कांग्रेस उठा रहे हैं यहां पर। मैं आऊंगा उस सवाल पर, आपसे सवाल पूछूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, और वो दिखाना मुझे है डर की राजनीति से जुड़ा हुआ, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ फियर जिसको कहते हैं। अमेरिका का एक बहुत मशहूर रिसर्च है, और वो रिसर्च बिल्कुल हमारे आज के मुद्दे से जुड़ता है। अमेरिका की जो सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, उसके मुताबिक डर वो भावना है जो इंसान के दिमाग को आकर्षित और आतंकित करती है। वो ग्राफिक्स आप देखिए, हमारी ये ग्राफिकल रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये रिपोर्ट क्या कहती है। डर वो भावना है जो इंसान के दिमाग को आकर्षित और आतंकित करती है। डर राजनीति का एक ऐसा औजार है जो हमेशा से बहुत प्रभावी रहा है। डर हमेशा से शासकों और शासन की चाहत रखने वालों के लिए लोगों को अपने पक्ष में बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया रहा है। यह सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक राजनीति में डर का बहुत बड़ा असर होता है। पहला असर, डर बढ़ने से प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। क्या यही करना चाह रहे हैं ये लोग? दूसरा असर, डरा हुआ नागरिक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक लगाव से कम प्रभावित होता है। अब आपको वो बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे जो अब हम आपको बताएंगे। यह रिपोर्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की है। इसके मुताबिक डर चुनाव में एक ताकतवर प्रेरक या अभिप्रेरक होता है। चुनाव, डर, राजनीति सब गुथा हुआ है। चुनावी मौसम में नेता मतदाता को प्रभावित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और इसमें डर सबसे ज्यादा काम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में साइकोलॉजी की प्रोफेसर डोलोरेस अल्बारिजिन के मुताबिक भय वाले संदेश बिना भय वाले संदेशों की तुलना में करीब 2 गुने प्रभावित होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर लियोनी हडी के मुताबिक डर वो हथकंडा है जो अक्सर विरोधियों के समर्थकों के मतदान को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेसर लियोनी हडी ने अपनी किताब पॉलिटिकल साइकोलॉजी में लिखा है, नेता या उम्मीदवार अक्सर रणनीति के तहत डराने वाले बयान देते हैं ताकि वो मतदाताओं के मिजाज को बदल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट साइकोलॉजी की प्रोफेसर कैरन डगलस के मुताबिक राजनेता योजना बनाकर कोट अनकोट योजना बनाकर डर पैदा करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। तो ये क्या यही कोशिश हो रही है यहां पर? अजय उपाध्याय, यही इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि चुनाव में फायदा मिले, डर पैदा करें मोदी जी के प्रति, डर पैदा करें बीजेपी के प्रति, और उससे हम फायदा लें? गौरव जी, सब पूरा देश देख रहा है किस तरह डर कौन पैदा करता है। पिछले 5 साल में 2016 से 2022 के बीच का एक आंकड़ा भारत सरकार ने पार्लियामेंट के पटल पर स्वयं रखा जब प्रश्न किया गया, और नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री है। 3400 सांप्रदायिक दंगे इनके समय में सिर्फ 5 साल में हुए। वो दंगे यदि अभी तक जोड़ दिया जाए तो 10,000 से ऊपर है। डाटा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर कौन विरोधियों पर दिखाता है, पूरा देश देख रहा है। जनता को धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पे बांटने का डर कौन दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मारने का डर कौन दिखाता है, पूरा देश देख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से कैसे जनता को त्रस्त किया जाए, कैसे डराया जाए, ये भी पूरा देश देखा। मणिपुर से मेवात तक क्या होता रहा है, कैसे हिंसाएं होती रहे, और वैसे लोगों को कैसे पुरस्कार देने का काम भाजपा के सरकार और भाजपा के नेताओं ने किया, ये भी पूरा देश देखा। डर की राजनीति जो करते हैं, उन्हीं से हम बार बार प्रश्न करते हैं और जनता को कहते हैं कि डरो मत। ये लोग डर का राजनीति करेंगे, ये लोग लोगों को धमकाएंगे, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही फैलाएंगे, लोकतंत्र। अरे तो आप जब ऐसा बोलते हैं अजय उपाध्याय, जब आप ऐसा बोलते हैं कि डर की राजनीति कर रहे हैं, तो कोई फैक्ट है आपके पास? बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिससे लोगों में डर पैदा हुआ? ऐसा क्या किया उन्होंने? पूरा देश देख रहा है कैसे मॉब लिंचिंग कराया जा रहा है, कैसे उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। नुपुर शर्मा से लेकर के और इनके कितने ऐसे नेता हैं जो किस तरह लगातार एक धर्म विशेष को लेकर के बयानबाजी करते हैं, फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता हैं, खुद डर में जी रही हैं, घर से निकलना मुश्किल है उनका। नहीं, ये कौन कहता है? निकले तो सर तन से जुदा हो जाएगा। बीजेपी की नेता है, देख रहा है सरकार के सुरक्षा में। देखिए राजीव जी, आप डर फैलाते हैं, आपको डर नहीं है। कांग्रेस सामने आपके कह रही है आप डर फैलाते हैं, आप, और ये नहीं, डर नहीं फैलाते, मॉब लिंचिंग कराते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। रुकिए अजय जी, रुकिए,
राजीव जेटली, आप डर फैलाते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, हुआ है। कांग्रेस कह रही है। नहीं गौरव भाई डर इन राजनीतिक पार्टियों को है। डर किस बात से, मैं आपको यह बताता हूं। इनको डर इस बात से है जो करोड़ों लोगों के घर के अंदर पानी पहुंचाया जा रहा, अगर वो पहुंच गया तो मुद्दे क्या रह जाएंगे हमारे पास। डर इस बात का है कि जो गरीब व्यक्तियों को घर दिए जा रहे हैं, अगर उनके सर पर छत चली जाएगी तो हमारी बसाई हुई झुग्गियां जिनके अंदर हम अपने नेताओं को पालकर कमीशन खोरी किया करते थे, अगर वो गायब हो गया तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, इस बात का इनको डर है। डर इस बात का कि किसान के पास अगर पैसा उसके खाते में पहुंच गया तो हमारे जो कार्यकर्ता बीच में अपना लालन पोषण करते थे उनकी दुकान कैसे चलेगी, डर इस बात का है। डर इस बात का है कि अगर चारा भैंस के आगे, गाय के आगे रख दिया गया और वो लालू जी के पेट तक नहीं पहुंचा तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, डर इस बात का है। अब डर की अगर आप इनकी विश्लेषण करेंगे तो डर बहुत अलग दिशा में जाता है। इस डर की वजहों से, ये जो डर है ना, उस डर की वजहों से इनकी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आज देखिए, हम ये कहते हैं कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं ये विदेश में क्यों भागते हैं, आप सोचिए। जितने भी चुनाव आने वाले होते हैं ये विदेशी मंच क्यों ढूंढते हैं अपने भाषण देने के लिए, और उस विदेशी भाषण के अंदर अगर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के या देश की जनता पर उंगली उठाई जाती है तो इस बात को लेकर के उठाई जाती है कि मुसलमान असुरक्षित है। आप सोचिए, इनका एक शब्द होता है मुसलमान। अभी भी इन्होंने, दुबे जी ने भी कहीं ना कहीं घूम फिर के उस धर्म की बात कर दी। तो जहां का एजेंडा, जिस एजेंडे में एक धर्म के ऊपर चलने का अगर आप सोचते हैं, राजनीति करने का एजेंडा जो आपका धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम जो मैंने आपको सबसे पहले चार्ट दिखाया था ना, हो सकता है वो आपके कैमरे में ढंग से आप उसको कैप्चर ना कर पाए हो, लेकिन उस चार्ट में यही लिखा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट नहीं, आपने जब वो दिखाया तभी मैंने वो भी अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिसर्च दिखाई, वो डर वाली आपने जब दिखाया। लेकिन एक मिनट 10 सेकंड लेना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अजय उपाध्याय, 10 सेकंड बोलिए। आईटी सेल का जो नफरती फरमान है ना, वही वो चार्ट है। आईटी सेल इनका वो चार्ट तैयार करता है। एक बात तय कर रहे हैं कि विदेश क्यों जाते हैं भाई मोदी जी, हमने नहीं करा, मैं तो नाम भी बता दिया आपको कंपनी का, राहुल गांधी, मैंने तो नाम भी बता दिया आपको कंपनी का जिसके आप शेयर होल्डर हैं, उसके शेयर होल्डर आप लोग हैं। राजीव जी, मैं बीच में भी बोल सकता हूँ, आगे भी बोलूंगा, फिर आप पास कहिएगा। जानकारी नहीं है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने कि विदेश क्यों जाते हैं नेता। आइए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नेताओं को विदेश जाने से फायदा क्या होता है। अजय उपाध्याय रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी शिवसेना वाले जो हमारे प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन बिग वॉल पर राजनेताओं को विदेशी दौरों से फायदा क्या होता है। देखिए, बहुत फायदे हैं उनको, चर्चा में बने रहते हैं वो। जब विदेश दौरे में जाते हैं, पॉजिटिव कवरेज मिलती है तो उनके पक्ष में माहौल बनता है। चुनावों में उनको इस पॉजिटिव कवरेज का फायदा मिलता है इन्फ्लुएंस करने में अपने वोटर्स को। पार्टी को चंदा भी बड़ा मिलता है यहां पर विदेशी दौरों में। एजेंडा सेट करने का मौका मिलता है यहां पर उन नेताओं को। राहुल गांधी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं देश की पॉलिटिक्स का, और विदेशों में संबंध भी अच्छे बनते हैं वहां पर, वहां के जो राजनयिक हैं उनसे। तो यह कहीं ना कहीं एक यहां पर बहुत फायदा है। लेकिन शिवसेना वाले, मैं किशोर तिवारी जी, आप तो गोधरा के आगे निकल नहीं रहे हैं। यहां देखिए, राहुल गांधी विदेशों में जाके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोधरा वाली बात हजम नहीं हुई लोगों को। एक मिनट, ऐसा है, उद्धव जी ठाकरे यह बहुत ही जवाबदारी से बोले हैं कि ऐसा आज सितंबर में बोल रहे हैं कि भाई जनवरी में ऐसा हो सकता है, तो भारतीय सरकार उस पर कदम उठाए। दूसरा, मैं राजू जेटली को आज जरा ज्यादा ही फॉर्म में देख रहा हूं। राजू जेटली जी ने जो भी कोई आरोप लगाया, आप भी आइए फॉर्म में। नहीं किशोर जी, आपके साथ तो मेरे एक अलग संबंध है। आपके साथ मैं हंसी मजाक कर सकता हूँ क्योंकि बीच बीच में आप सच्चाई बोल जाते हैं। आपने कहा कि बहुत अच्छा, ये पुराने संबंध तो नहीं है राजू भाई, आपने राजू भाई ये और आपने तारीफ करी ये। हाँ, नहीं किशोर, अरे मैं कह रहा हूं किशोर जी, देखो किशोर जी सच्चे व्यक्ति हैं। ये बीच बीच में मोदी जी की तारीफ करते हैं। इन्हें मालूम है पार्टी पॉलिटिकल मजबूरी मेरी हो सकती है कि मुझे गाली देने के लिए भेजा गया, लेकिन इंसानियत भी तो होती है ना आदमी के अंदर। वो इंसानियत इनके अंदर जिंदा है अभी भी। उस इंसानियत के नाते बीच बीच में हमारी तारीफ कर जाते हैं। इसलिए मैं जब किशोर जी आते हैं तो मेरे मुंह में स्माइल आ जाती है। अब देखिए, कभी मैं बैठता हूं आपके साथ तो। राजू जी, तुमको मैं एक बताता हूं कि तुमने जो कुछ भी बोला कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रकार की विदेशी कंपनियां स्पॉन्सर कर रही है और देश में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, तो मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताता हूं कि देश में माहौल मोदी जी के फेवर में नहीं रह गया है। बेरोजगारी बहुत बड़ी है,
किसानों के समस्या बहुत बड़े। आप कह रहे थे किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, आप 500 रुपए महीना देने लगे। अगर G20 के अंदर भारत के किसानों की आत्महत्याओं के लिए G20 के कई देशों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोनोपोली यह कारणीभूत है, इस पे सादी चर्चा हो जाती। भारत के लिए वो क्या देना चाहते हैं इस किशोर पे जी, चर्चा हो जाती। किशोर ये जी, सब मुद्दा गोधरा का डर है, अभी तो बेरोजगारी के डर की बात हो ही नहीं रही है। अगर बेरोजगारी का डर इतना बड़ा मुद्दा होता तो उद्धव ठाकरे वो डर दिखा रहे होते, गोधरा का डर दिखा रहे हैं वो। मैं तो गोधरा पर पूछ रहा हूं आपसे, कहां का इनपुट है? बेरोजगारी की बात उद्धव ठाकरे क्यों नहीं करते? क्या प्रवक्ताओं के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने? अरे भाई, उद्धव जी का भाषण का कटा हुआ एक टुकड़ा बता रहे हो। उन्होंने तो ये भी बताया कि महाराष्ट्र में अभी किसानों को पूरा भाषण है मेरे पास, पूरा भाषण है। और सबसे ज्यादा जो फोकस उनका है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके भाषण का, वो गोधरा ही है किशोर जी, और ये आप भी जानते हैं। और जवाब नहीं है आपके पास तो बताइए, मैं दूसरे के पास जाता हूं। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, देश में जो सौदार्य का वातावरण है वो तो खराब हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा दंगल कर हिंदू मुसलमानों के दंगे कराकर मोदी चुनाव जीतना चाहते। ये आशंका अगर कोई बड़ी पार्टी का नेता और शिवसेना तरीके पार्टी का नेता उठाता है तो राजू जेटली जी उनको कह देना कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये ना करे, क्योंकि देश अपनी ही संकटों में गुजर रहा है। महाराष्ट्र में तो आज भी दंगे हुए, महाराष्ट्र में किसानों को मारा गया, आरक्षण का मुद्दा इतना बढ़ गया, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या दर रोज 4-5 हो रही है। तो किशोर जी, दंगे तो मुझे लगता है इस पीढ़ी ने भुला दिए हैं। जो बच्चे 10 साल जिन बच्चों ने आज से 10 साल पहले होश संभाला था, उन्हें अब ये पता ही नहीं दंगे होते क्या हैं। उससे पहले जो हमारी पीढ़ी रही है, उससे पहले वाली पीढ़ी रही है, उसने तो इस देश के अंदर दंगे को समझा ही हमारी संस्कृति है। उस जेटली जी, वैसे भी हरियाणा में ही दंगे का मुकदमा दर्ज हुआ, अगर आप भूले ना हो तो। शहर के अंदर आप भी हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में भी अभी क्या हुआ सबने देखा है। लेकिन मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं प्रोफेसर सुब्रत मेहता के पास जाऊंगा। बोलिएगा, आपका टर्न आएगा तो आप बोलिए। नहीं, वो कांग्रेसी विधायकों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र, उसका भी ये आपके पास भी कोई ऐसा गोधरा वाला इनपुट है क्या? आपके नेता के पास भी ऐसा कोई इनपुट है क्या, या इंडिया के पास कोई ऐसा इनपुट आ रहा है? कोई एजेंसी आप लोगों ने हायर की है जो आप लोगों को ये इनपुट दे रही है ऐसे? अरे देश के हालात ही है, इनपुट का। गौरव जी, सबसे पहली बात यह है कि आपने इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अमेरिका का एक डर का थ्योरी यहाँ दिखा दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने डर गए थे कि यूएस प्रेसिडेंट के आने के एक दिन पहले जो किसान की बात हो रही है, 10 से 20% जो है आलमंड, एप्पल, वॉलनट, जितने भी ये हैं, ये सब पे ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे किसान आज त्राहिमाम है, खासकर जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के किसान। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब डर की थ्योरी आपने लगाया है, तो मैं आपको हैबरमास का थ्योरी बता रहा हूं कि आपने जो है डीपोलिटिसाइज कर दिया है आम जनता को, डीपोलिटिसाइज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कल्चर को टेक्नोलॉजी में घुसाकर आपने जो मेन मुद्दे हैं, पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की, और डर के मारे आप जब इंडिया अलायंस जब बनी है, तो डर के मारे आपने क्या किया है, कभी आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का थ्योरी लाते हैं, कभी इंडिया भारत को आगे ले आते हैं, कभी जो है आप जो है यूनिफॉर्म सिविल, मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से। तो ये डर की थ्योरी है। मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से। आपने ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ, प्रोफेसर मेहता, मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से, इसलिए थ्योरी बदल रहे हैं। थ्योरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होता है, न कि इंडिया अलायंस के ऊपर लागू होता है। अब बात आई हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो आज बात कही है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज बात कही है कि अत्याचार, तो ये पूरा भारत ही का पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, संवैधानिक राष्ट्रवाद को इग्नोर करती है, संस्थाओं को विखंडित करती है, इन संस्थाओं को विखंडन के कारण ही आज। तो आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी डरा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं मोदी जी डरा रहे हैं। आप तो हम तो कह ही रहे हैं कि डर टूल है, हम तो कह ही रहे हैं कि डर टूल है। आप भी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं डरा रहे हैं, आप अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं आप कह रहे हैं आप मोदी जी आपसे डर गए, मोदी जी डर कर, मोदी जी को आप डरा रहे हैं ना, आप यही तो कह रहे हैं, चाहते हैं आप भी तो डरा ही रहे ना मोदी जी को, संविधान के मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं। आप मोदी जी को डरा रहे हैं ना प्रोफेसर मेहता, मोदी जी आपसे डर गए ना, आप ये कह रहे हैं ना। जनता, प्रोफेसर मेहता आपसे डर गए, इंडिया से डर गए मोदी जी, आप ये कह रहे हैं।
भारत की जनता खड़ी हो गई है। लगातार बोलने से सवाल नहीं खत्म हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। मैं सवाल पूछूंगा, क्या इंडिया, क्या आप, क्या लालू प्रसाद यादव मोदी जी को डरा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप भी डरा रहे हैं मोदी जी को? क्या बोले? क्या आप डरा रहे हैं प्रधानमंत्री को? क्या आप डरा रहे हैं? क्या मोदी जी आपसे डर गए, आप ये कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी देश के मासूम जनता को डरा रहे हैं। न नौकरी दिया, न किसानों को डबल इनकम किया, न अभी आप कह रहे थे आपसे डर गए, जो है महंगाई से अभी आप कह रहे थे आपसे डर गए। नरेंद्र मोदी जी अपने आइडियोलॉजी से, आरएसएस अपने आइडियोलॉजी से देश की ये जो आपकी बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये प्रोफेसर मेहता जो आपकी बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है, यही कॉन्ट्राडिक्शन पूरे इंडिया में दिख रहा है, यही अंतर विरोध पूरे इंडिया में दिख रहा है। और मैं दिखाना जा रहा हूं वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है। आइए आइए आप मेरे साथ जरा बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही कैसे आपस में नहीं बन रही है। जैसे अभी कॉन्ट्राडिक्शन हमें यहां पर दिखा प्रोफेसर मेहता की बातों में। देखिए G20 पर शशि थरूर, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? जो कोई नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया, ये शशि थरूर ने कहा। वही जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? घर में नफरत और असहिष्णुता का काम किया है यहां पर बीजेपी सरकार ने। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब G20 डिनर में शामिल हुई तो ये इंडिया से आती हैं, इंडिया में ये भी हैं, इंडिया के कुछ मुख्यमंत्री नहीं गए लेकिन ममता बनर्जी गई। तो अधीर रंजन चौधरी जो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, ये ममता दीदी से सवाल पूछते हैं। ममता डिनर में नहीं जाती तो आसमान नहीं गिरता। इन्होंने सुखिंदर सुक्खू से सवाल नहीं पूछा होगा कि वो वहां पर क्यों गए, इन्हीं की पार्टी के सीएम है। अब आइए, नीतीश कुमार भी G20 डिनर में गए। नीतीश कुमार जब वहां G20 डिनर में गए तो यहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूछ लिया, खड़गे जी को नहीं बुलाया, नीतीश को बुला लिया तो वो गए। तो यानी ये कह रहे हैं कि खड़गे जी को नहीं बुलाया था, नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था, या खड़गे जी को भी बुलाना चाहिए था। ये जो अंतर विरोध है, यही अंतर विरोध क्या इंडिया की सबसे बड़ी कमी है? क्या अजय उपाध्याय आप देख रहे हैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। क्या लगता है राजीव जेटली, ये अंतर विरोध ही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है? ये आपके ऊपर तमाम तरह की बातें बना रहे हैं, आप दुनिया भर में सहमति बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में सहमति नहीं बन पा रही है, आप देश में सहमति नहीं बना पा रहे हैं। आप पे ये आरोप भी लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए गौरव भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, नेता भी होंगे किसी पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं को हिदायत भी दी जाती होगी कि दूसरी पार्टी के जितने भ्रष्टाचार हैं उसको उजागर किया जाए, उसको जनता के सामने लेकर के आया जाए। लेकिन अगले ही दिन विपरीत विचारधारा के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मजबूरी बन जाती है कि कम से कम अपनी भावनाओं को तो प्रकट करें किसी भी माध्यम से। शशि थरूर जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो अफेयर्स हैं उनको देखते हुए आए हैं, उन्हें मालूम है कि भारत ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। G20 जिसकी तारीफ मुझे लगता है कि हर उस देश ने कर दी जिस देश से इनको उम्मीद भी नहीं थी। वही तो सवाल है राजीव जेटली। समय कम है इसलिए सवाल बीच में पूछ रहा हूं। सुनिए राजीव जेटली, वही तो सवाल है। आपने दुनिया में इतने बड़े नेताओं को, रूस, चीन और अमेरिका को एक टेबल पर बैठाकर सहमति बना दी जो कोई नहीं कर पा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है देश की। और यहां देश में नेताओं में आपसे आप अपने सहयोगियों के साथ या अपने सहयोगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और सहयोगी ना भी हो तो जिनके साथ आप संसद में बेंच शेयर करते हैं, उनके साथ आप सहमति नहीं बना पा रहे। तो देश से प्यार करते होते तो मुझे लगता है, देश के प्रति वफादार होते तो ये बातें ना करते। सीधी सी बात यह है, क्योंकि आपको अपने देश के अंदर खड़े होकर के सच ही बोलना पड़ता है, झूठ केवल विदेशी भूमि पर जाकर बोल सकते हैं। तो आपने विदेशी भूमि का चयन किया, आपने विदेशी भूमि के ऊपर जाकर भारत के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अरे भाई, जब दुनिया के सब देशों ने माना, और तो और हमारे देश का प्रजातंत्र, जिसे अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि डेमोक्रेसी, एक शब्द उन्होंने कोट किया जो मैंने नोट किया था कि वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब शोर मचाना नहीं होता। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि मेरे पास यह अधिकार हो कि मैं जो इसको सबसे सक्षम इस देश का मानता हूं, उसको मैं चुनकर अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास नाकाबिलियत होते हुए आप किसी भी रूप में काबिल नहीं है, और इस तरीके से लूट और खसोट की राजनीति करने वालों के साथ गठबंधन बनाकर एक मंच बनाएंगे और उस मंच में इस देश की जनता को गाली निकालेंगे और विदेशी भूमि पर। अच्छा, मेरे पास समय कम बचा है, राजीव जेटली, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। गौरव जी, आपको
राजू जेटली, मेरे पास समय कम बचा है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ। जिस सहमति की बात हम कर रहे हैं, जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पर बनाई, पीसीआर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो प्लीज मुझे जल्दी से दीजिए कि दुनिया में कैसे वाह हो रही है और देश में आ हो रही है, आप इसको समझिए। और ये आप पॉलिटिशियंस में देखने को मिल रही है। ये देखिए, यहां पर जो बाइडेन कहते हैं कि इस बार लगा कि G20 से अहम मुद्दों का हल संभव। राहुल गांधी ने कहा भारत सरकार ने मेहमानों से देश की हकीकत छुपाई। आगे बढ़िए, जापान के प्रधानमंत्री कहते हैं पीएम मोदी के महान नेतृत्व में G20 सफल रहा। लालू यादव कहते हैं कि G20 में इतना खर्च हुआ, इससे जनता को क्या फायदा हुआ। सरगेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री कहते हैं भारत ने जो नींव डाली उसी आधार पर सहयोग बढ़े। शशि थरूर कहते हैं G20 समिट में विपक्ष की अनदेखी की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ने मुश्किल वक्त में दिखाया कि हम कैसे साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए और देश के करोड़ों लोग बस 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। तो अजय उपाध्याय, ये क्या है? क्या हम किसी एक मुद्दे पर यहां सहमति आपस में नहीं बना सकते? और जब आप सहमति की बात करते हैं तो क्या ओनस केवल सत्ताधारी पार्टी का है? गौरव जी, पहली बात तो मैं बहुत आपत्ति के साथ व्यक्त कर रहा हूं आपसे। प्रश्न यदि कांग्रेस पर किया जाता है तो उत्तर कांग्रेस से लिया जाए, अब भाजपा भी उत्तर देगी। अरे यहाँ क्या असहमति है भाई? शशि थरूर ने कहा भारत का ये सम्मान बढ़ा। भारत के देश में कोई भी सरकार होती, ये रोटेशन में आया था G20। हम नाटक नहीं करते, हम ईमानदारी से भारत की पहचान विश्व में स्थापित करते। इस सरकार ने भी किया, अलग सरकार भी करती। जहां तक बात हमारे जयराम रमेश जी का आपने स्टेटमेंट सुनाया, देश में घृणा और नफरत का माहौल तो बनाया जाता है, बनाया जा रहा है सत्ता के लिए, पूरा देश देख रहा है। तो सहमति का ओनस केवल बीजेपी पर है, आप ये कह रहे हैं? सहमति, अरे पूरा देश देखा। जब विदेशों के राज्याध्यक्ष आए, उन्होंने पूछा सबसे ओल्डेस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं, क्यों नहीं बुलाया? मोदी जी को जवाब नहीं मिला इसका। क्या खड़गे? ठीक है जो बात है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात जो समझ में आई वो यही है कि अमेरिका की जो डर पर रिसर्च है ना, वो बहुत सही है और वो दिख भी रहा है। बहुत सही आप लोगों का कहना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।